जी, स्टार्ट। जो हम बेसिकली कहा जाए तो ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान है, वास्तुशास्त्र, जो हमारे घर, दफ्तर और मंदिरों में अगर आप देखें, जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, बड़े-बड़े दफ्तर हैं, जो कुछ घर भी हैं जहाँ पे वास्तुशास्त्र के नियम का पालन किया जाता है। अगर हम वास्तुशास्त्र के नियम का पालन करते हैं तो इससे हमारी लाइफ में ना सुख, समृद्धि और शांति आती है। सबसे पहली बात तो यही होती है। इसलिए वास्तु करना भी ज़रूरी होता है ताकि हमारी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। आगे चलते हैं। वास्तुशास्त्र बेसिकली है क्या? देखिए, वास्तु का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं, यानी कि भवन, संरचना, ये होता है वास्तु। और शास्त्र यानी कि ज्ञान, विज्ञान। तो वास्तु का विज्ञान। वास्तुशास्त्र में दिशाएँ, 5 तत्व और ऊर्जा, इन सबको संतुलित करने पर बेसिकली इन सब का एक मिश्रण है जिससे वास्तुशास्त्र बनता है, ठीक है? अब अ, पुराने ग्रंथों में इसके बारे में आपको मिलेगा, वास्तुशास्त्र के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होता नहीं है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में दिशा के कमरों का निर्माण करें, तो इससे क्या होगा? पॉज़िटिवनेस आएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उदाहरण के लिए अगर हम रसोई की बात करें, रसोई के लिए जो हमारे वास्तुशास्त्र में अगर वास्तु में कहा जाए तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी कि दक्षिण-पूर्व दिशा। अगर यहाँ पे हम भोजन बनाते हैं, तो इसका उस डायरेक्शन से रिलेटेड हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन यहीं अगर हम वाटर एलिमेंट स्थापित कर दें, टॉयलेट बना लें, वॉशरूम बना लें, तो वो नेगेटिव हो जाता है। जी, क्यों? क्योंकि देखो, अग्नि है और पानी है, दोनों ही आपस में क्या है? एंटी है, फ्रेंड नहीं है। पानी जब हम आग में डालेंगे तो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। तो इसीलिए अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम गलत स्थान प्लेस कर दें, गलत प्लेसमेंट कर दें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? अब अगर मान लीजिए वास्तु के अकॉर्डिंगली आपने निर्माण किया, आपने अपना घर बनाया, तो क्या पॉज़िटिवनेस आएगी? सबसे पहले तो आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। आपके हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, कम होगी। अब आपका जो पारिवारिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे हम पारिवारिक रिलेशनशिप को भी ज़रूर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जो कलह होता है, वो वास्तु की वजह से भी होता है। बट अगर वास्तु ठीक है, बैलेंस है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती है और साथ ही साथ व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की भी मिलती है। अब अगर यही चीज़ नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? तनाव होगा, बीमारी होगी, आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो। कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चलेगी। ये वास्तुशास्त्र यहाँ पे केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। अगर हम अपने घर में, स्कूल में, कार्यालय में या जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, वहाँ पे वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप बनाएँगे, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है? अब वास्तु पुरुष, बेसिकली वास्तु पुरुष को वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 सेकंड, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। 1 सेकंड। शेयर हो रही है स्क्रीन? प्लीज़ कोई मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा, शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ मैम, हो रही है। ओके, 1 सेकंड, 1 सेकंड।
अब आपके सामने एक वास्तु पुरुष की ग्रिड आपके सामने दिख रही होगी, एक स्क्वायर बॉक्स में। ये आपको दिख रहा है? यस। ठीक है। तो यहाँ पे वास्तु पुरुष वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कह सकते हो, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। वह किसी भी भवन, मंदिर या नगर के निर्माण में, या कह सकते हो यहाँ पे ऊर्जा को संतुलन का ये प्रतीक माना जाता है। इसकी वैसे तो आपने बहुत बार सुनी होगी कहानियां, बट मैं एक बार फिर से सुनाऊंगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो कहानी है, और ये कहानी जो है ना, ये प्राचीन ग्रंथों में भी है, विशेषकर मत्स्य पुराण, इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको मिलेगी ये कहानी कि कैसे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और वह भूमि के संरक्षक बने। सॉरी। अब वास्तु पुरुष की जो कथा है, यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत ही प्राचीन। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। जी, जो वास्तु पुरुष की जो कथा है, ये बहुत ही प्राचीन काल की कथा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार भगवान शिव जी अपने बहुत ही गहरे ध्यान में लीन थे, और उसी समय उनके पसीने की एक बूंद नीचे गिर जाती है। तो इससे क्या होता है, एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, अत्यंत ही शक्तिशाली होते हैं, और भूख प्यास से व्याकुल भी। अब भूख प्यास से व्याकुल है तो क्या करेंगे, जो सामने दिखेगा उन्हें खा जाएंगे। तो जैसे ही इन्होंने जन्म लिया, तो उस पुरुष के चारों दिशाओं का, जो वो पुरुष है उसने क्या किया, चारों दिशाओं में विनाश करना शुरू कर दिया। उसकी विशालकाय आकृति जो है और उसकी जो शक्तियां हैं, ये देख कर ना देवता जी और ऋषि जी सभी भयभीत हो गए। उन्होंने क्या किया, धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। जो पुरुष थे वो धरती पे आतंक मचाने लगे, और सभी लोकों में उतल पुतल मच गई। अब इससे क्या हुआ, जब ये सब परेशानियां होने लगी, तो देवताओं ने देखा कि ये जो राक्षस है, ये महापुरुष जो है जिनका जन्म हुआ है, ये सारी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वो सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उन्होंने सहायता मांगी। अब भगवान ब्रह्मा जी ने देवता की जो ये बात है ये सुनी, और उन्होंने इस पुरुष को, जो ये अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है, इसको नियंत्रित करना आवश्यक कहा कि इसको नियंत्रित करना तो बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, अष्ट दिशाओं के देवता और अन्य देवता, इन सबको बुला लिया और अपनी एक नीति बनाई, अपनी एक योजना बनाई। तो देवताओं ने महापुरुष को, सबने मिलकर देवताओं ने महापुरुष को जमीन में दबा दिया। जैसे कि आपके सामने इमेज आ रही होगी, आप देखो, उसमें जो महापुरुष है वो उल्टे मुंह लेटे हुए हैं। तो इस तरह से उसे दबा दिया, पकड़ लिया, चारों ओर से घेरा बना लिया। अब जो जो देवता जहां जहां से पकड़ रखे हैं, जिन जिन देवताओं ने जहां जहां से भी पकड़ा हुआ है, वहां वहां उनका स्थान स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी ने उनका सिर पकड़ा, जो कि उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर से उन्हें दबाया, तो वहां पे ब्रह्मा जी का स्थापित मिला, ब्रह्मा जी को स्थान मिला। इंद्र जी ने उनका हाथ पकड़ा, पश्चिम दिशा से दबाया। अग्नि जी ने उनके पैरों से दक्षिण पूर्व से दबाया। यमराज ने दक्षिण दिशा से दबाया। वरुण ने पश्चिम दिशा से संभाला। कुबेर जी ने उत्तर दिशा से उसको जकड़ लिया। वायु ने उत्तर पश्चिम से इसको नियंत्रित किया, और नाग देवता ने दक्षिण पश्चिम से। इसी प्रकार 45 देवता, इन सभी देवताओं ने महापुरुष को अपनी अपनी जगह से पकड़कर पृथ्वी पर लेटा दिया और बांध दिया। अब जब वास्तु पुरुष को देवताओं ने दबा दिया, बांध दिया, तो उसने भगवान ब्रह्मा जी से विनती की कि उसे ऐसी स्थिति में क्यों रखा गया है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि हे महापुरुष, तुम बहुत शक्तिशाली हो,
इसलिए तुम्हें नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अब से तुम किसी भी भवन, मंदिर, नगर और भूमि की संरचना के संरक्षक कहलाओगे, मतलब उसकी देखभाल के उसकी देखभाल की ड्यूटी होगी, वो आपके ऊपर होगी। तो ये इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा। और जो भी घर का निर्माण करेगा, जो भी बनाएगा, वो सबसे पहले आपकी पूजा करेगा, आपको भोग लगाएगा। तो यहाँ पे इन सब बातों को ब्रह्मा जी ने महापुरुष को बताया। जो भी आपकी पूजा करेगा, जो भी आपकी जो स्थिति है, जो भी रूल्स है, उन सब का ध्यान रखेगा, उसके घर सुख समृद्धि आएगी। लेकिन अगर कोई इन्हें नियमों का उल्लंघन करेगा, कोई उनकी बात नहीं समझेगा या बाधा को नहीं मानेगा या रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब इसके बाद वास्तु पुरुष प्रसन्न हो गया और उसने उस चीज को स्वीकार कर लिया। तभी से सभी भूमि, घर और जो भी चीज का निर्माण होता है, चाहे फैक्ट्री का भी निर्माण क्यों ना हो, तो वहां पे वास्तु पुरुष की पूजा सबसे पहले की जाती है। ये है वास्तु पुरुष। अब वास्तु पुरुष मंडल, जो कि आपके सामने एक इमेज आ रही है ना, इसका वास्तुशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, वास्तु पुरुष मंडल जो बनाया गया है, इसमें ये एक आयताकार है। सबसे पहली बात तो स्क्वायर कह सकते हो, रेक्टेंगल कह सकते हो, स्क्वायर कहेंगे बेसिकली। इसमें आप देखेंगे कि ग्रिड बनी हुई है। वास्तु पुरुष उल्टे लेटे हुए दर्शाए दिए हैं। 45 देवताओं को अपना अपना स्थान मिला है यहाँ पर, जो कि भवन निर्माण और दिशा के लिए इनके लिए इंपॉर्टेंट है। पर यदि कोई व्यक्ति वास्तु के अनुसार, नियम अनुसार घर बनाता है ना, तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं अगर नेगेटिव होगा तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। ये हमने वास्तुशास्त्र की कथा जो थी वो मैंने आपको बताई है। बताइए कथा कैसी लगी? पहले तो मुझे ये बताइए, कहानी अच्छी लगी? सुनिए किसी ने ये कहानी? यस मैम, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। तो ये वास्तु पुरुष की कहानी है। बेसिकली इस तरह से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ है। ये मैंने अभी थोड़ा सा बताया है, बाकी कोर्स में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है एक और सवाल। आगे चलते हैं हम। मैं एक बार शेयर करती हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक बार एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, आपको बहुत कुछ इससे मिलेगा सीखने को। 5 एलिमेंट। वन सेकेंड। अब जो मैं बात करूंगी वो 5 एलिमेंट के बारे में। हमारी लाइफ में अगर कहा जाए तो 5 एलिमेंट बेसिकली इस ब्रह्मांड का जो निर्माण है, जब ये ब्रह्मांड बना या निर्माण हुआ, तो इन सब में ये 5 एलिमेंट है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रहे हैं। ये 5 तत्व जो है, जिसमें आता है जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। ये सबका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब अगर कहा जाए तो सृष्टि में, यूनिवर्स में जो भी मौजूद है, चाहे वो ग्रह हो, चट्टान हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, या हर तरह के जो भी प्राणी हैं, उन सब में ये 5 एलिमेंट आपको मिलेंगे। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा, बट मिलेंगे। हालांकि इन तत्वों की मात्रा में ना कुछ कह सकते हैं कि कमी पेशी हो सकती है। इमारतों में भी अगर कहा जाए तो यही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। घर में ये तत्व पाए जाते हैं। ये पांचों एलिमेंट घर में भी मिलेंगे। हो सकता है किसी इमारत में कुछ ज्यादा हो सकता है, किसी इमारत में कुछ कम हो सकता है।
तो इन 5 तत्वों को हम डिटेल में समझेंगे आज। सबसे पहले ये जो 5 तत्व है जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, होपफुली शेयर हो रही है ना? ये जो 5 तत्व है, इन सब का आपस में परस में एक संबंध है, रिलेशन है। फ्रेंड भी है, एनिमी भी है, शत्रु भी है। न्यूमोलॉजी में भी होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, फ्रेंड है, एनिमी है, तो यहाँ पे भी है। ठीक है ना? सबसे पहले तो संबंध समझ लेते हैं। जल, वायु। जल का जो संबंध है वायु, यानी कि अगर हम पेड़ पौधे को जल देते हैं तो उससे क्या होता है, पेड़ पौधे विकसित होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। और पेड़ पौधे क्या देंगे हमें? हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो जल पेड़ जो है वो वायु को बनाता है, क्रिएटर है, वायु बनाता है। जल वायु बनाने में हेल्प करता है। वायु क्या है? अग्नि को अपना फ्रेंड मानती है। मतलब इन दोनों का आपस में संबंध है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ पौधे जब ग्रोथ कर लेते हैं तो उसकी लकड़ियों को क्या करते हैं हम? जला देते हैं। अग्नि में शामिल हो गया, अग्नि तत्व बन गया। यानी कि वायु जो है वो अग्नि का निर्माण करती है, अग्नि बनाती है। अब अग्नि जो है वो पृथ्वी को बनाता है। कैसे? जब लकड़ी जल जाती है तो क्या होता है? राख बचती है, ऐश बचता है। तो वो जो राख जो होती है ना, वो पृथ्वी में पृथ्वी का रूप बदल लेती है, यानी कि पृथ्वी में समा जाती है। अब पृथ्वी जो है ना वो आकाश तत्व। आकाश तत्व क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर जो धातु प्राप्त होते हैं, जो खनिज प्राप्त होते हैं, उनका जो रिलेशन है ना कहीं आकाश तत्व से कनेक्ट किया गया है। अब जो धातु निकलते हैं, जो भी खनिज निकलता है, उनकी एक साउंड होती है, खनक होती है। वो आप देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आकाश में भी एक साउंड होती है। इस तरह से इसको कनेक्टिविटी की गई है। और आकाश क्या है? जल से अपना आकाश क्या है? वो जल को बनाता है। डिपेंड, आकाश से जल बहता है, निकलता है। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलता है बेसिकली। आपके सामने चित्र दिख रही होगी, पिक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, देन स्पेस से अगेन वाटर। तो ये हमारा जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता है। अब इसमें जो ये जो साइकिल चल रही है, इसको हम डीपली समझेंगे थोड़ा सा, इन 5 तत्वों को। यहाँ पे जो हमारे 5 तत्व है जो मिलकर पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। हर जगह एलिमेंट मौजूद है। ये जो तत्व है, जो सृष्टि है, इनका निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है? अगर कहा जाए तो ये अगर संतुलित होंगे तो आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, और अगर नेगेटिव होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम जल तत्व पे। जल तत्व, ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने सोचा है या आप जानते हैं ये चीज को कि हमारी लाइफ में स्पष्टता, क्लियरिटी कैसे आती है? इमोशंस किसके साथ कनेक्ट है? रचनात्मक कैसे, संतुलन कैसे बनता है? कभी समझा इस चीज को? तो यहाँ पे जो हमारा जल तत्व है ये बहुत पॉजिटिव प्ले रोल करता है। अगर ये हमारे लाइफ में संतुलित है, बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं हम क्रिएटिव होंगे, स्पष्टता होगी हमारी क्रिएटिव में, और इमोशंस हमारे बैलेंस होंगे। तो ये जल तत्व बताता है। अब इसकी पहचान क्या करें? जल तत्व को कैसे पहचानें? देखिए, जल तत्व उन सभी चीजों में मौजूद है जो कि तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी तरल अवस्था में है वो जल तत्व है, हम ये नहीं कहेंगे। ठीक है ना? अब कलर की अगर बात की जाए तो नीला और काला रंग ये जल तत्व के अधीन आता है। यानी कि अगर आप अपने घर में कहीं नीला रंग कर रहे हैं, कहीं काला रंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जल तत्व से कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पे बात की जाए पैटर्न की, हमारे घर में जो पैटर्न बनते हैं, टाइल्स वगैरह लोग लगाते हैं, आपने देखा है डिजाइनिंग वाले टाइल्स लगाते हैं, तो वो जो वेव्स होते हैं, लहरें होती हैं, वो जल तत्व को कनेक्ट करती है। अब एक पिक्चर आपके साथ, एक सेकेंड मैं आपको और क्लियर करती हूँ नेक्स्ट पिक्चर में। देखिए यहाँ पे मैंने वेव्स तो नहीं बनाया, बट
ऑलमोस्ट उसी की तरह से बनाए हैं। तो वेव्स वाली जो टाइल्स होती है उसको हम जल से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोग वास्तु को जानते होंगे, चाहे बेसिक ही, तो सबको पता है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो किचन के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना? अब साउथ वेस्ट किचन है और किचन में ही आपने नीले रंग का प्रयोग कर दिया, काले रंग का प्रयोग कर दिया, या फिर वेव्स वाली टाइल लगा दी, तो वहां पे क्या होगा? आपने जल तत्व को भी एक्टिवेट कर दिया। ये कोर्स में हम समझेंगे आगे, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि किस तरह से हमारा कोर्स चलेगा। तो यहाँ पे हमें टाइल्स, वेव्स, जो भी पैटर्न है उन सबको ध्यान में रखना होगा। हमारे लाइफ में अगर हम कहें जैसे कि प्रवाह, अगर जल को और समझना है तो कोई भी बहती हुई चीज ये जल से कनेक्टेड है। प्रतिबिंब, कोई इफेक्ट आ रहा है, दूसरे इमेज का इफेक्ट आ रहा है, वो भी रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, वो भी जल से कनेक्टेड है। मिरर इफेक्ट, ये भी जल से कनेक्टेड है। कोई ठंडी जगह है, ठंडा है, ठंडक चीज है, वो भी जल से कनेक्टेड है। तो ये चीजें हमें घर में देखनी होती है कि कहीं गलत प्लेसमेंट तो नहीं है इन सब की। अगर गलत प्लेसमेंट है तो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम वास्तु करेंगे, वास्तु को समझेंगे, अपने घर की रिपेयर करेंगे या घर का ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। अब अगर मान लीजिए किसी का जल तत्व संतुलित है, अच्छा है, तो वहां पे क्या होगा? ऐसे पर्सन को नए अवसर मिल सकते हैं, मानसिकता उसकी स्पष्ट होगी, उसके अंदर एक ऊर्जा होगी, नई चीजों को अगर कहा जाए तो वो जानने के लिए आगे बढ़ेगा। मतलब उसकी लाइफ में वो अपने नई नई चीजों को खोजेगा, जानेगा, इस चीज में उसको रुचि रहेगी। इमोशंस उसके कंट्रोल रहेंगे। अगर इम्यूनिटी की बात करी जाए, रोग की बात की जाए, अगर जल तत्व बैलेंस है तो बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होगा। नए अवसर उसको मिल सकते हैं, जीवन में उसको नए अवसर लगातार मिल सकते हैं। ओके, जल एस्ट्रोलॉजी में मून को कहा जाता है, सबको पता होगा। यहाँ पे मून कहीं ना कहीं हीलिंग से कनेक्टेड है। मून अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो ऐसे पर्सन के अंदर हीलिंग पावर अच्छी होती है। तो इसी तरह से अगर घर में भी जल तत्व बैलेंस है तो वहां पे हीलिंग, जो कह सकते हो हीलिंग तत्व, हीलिंग पावर जो है वो अच्छी मिलेगी। ये जो तत्व है ये व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है। अब यहाँ पे अगर ये चीज असंतुलन हो जाए, खराब हो जाए, बिगड़ जाए, तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, नकारात्मकता फैलेगी। ठीक है ना? कैरियर में ठहराव नहीं रहेगा, विकास में बाधा आएगी, छोटी छोटी बातों में अधिक तनाव रहेगा, चिंता रहेगा, गलत चीज गलत डायरेक्शन में जाएगा, सही करना उसके लिए मुश्किल होगा, उसकी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा बन जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, शरीर बीमार होने लगेगा। ठीक है ना? तो ये हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। डिप्रेशन में भी जा सकता है क्योंकि जल डिप्रेशन से भी कनेक्टेड है। तो ये चीज बैलेंस करना जरूरी है। अब जल तत्व को संतुलित कैसे करा जाए, संतुलन कैसे किया जाए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, बट इसका जो एडवांस में होगा वो बाद में होगा। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जिसको वास्तु के बारे में नॉलेज है वो ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए घर में कि कौन सा डायरेक्शन है। अगर बाय चांस मैं किसी चीज को प्लेस करने को बोल रही हूँ तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? लेकिन नॉर्मल जो उपाय है जल तत्व को संतुलित करने के लिए वो आप कर सकते हैं। जैसे पानी के पास समय बिताइए, शीशे का उपयोग को बढ़ाए। अब शीशे का उपयोग तो बढ़ाए, लेकिन कहाँ बढ़ाए, यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए वास्तु का ज्ञान जरूरी है। पानी से जुड़ी गतिविधियां करें, लाइक स्विमिंग करें, पैर धोए, ये अच्छा है, ये आप कर सकते हो। काले नीले रंग का प्रयोग अगर हो सके, जब जल तत्व की कमी हो तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो, नीले रंग का। कपड़ों में, सजावट में,
इसका यूज कर सकते हो, रंगों में शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने जल तत्व के बारे में समझा। अब जल तत्व के बाद आता है वायु, यानी कि हवा। जल के बाद हवा, वायु तत्व। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए जल, जल के बाद एयर। तो एयर जो है हमें क्या देता है? अगर आप देखें कोई पर्सन जिसके विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, तरक्की मिल रही है, जिसके अंदर कहा जाए तो ऊर्जा बहुत अच्छी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, और विकास करने की क्षमता उसके अंदर पॉजिटिवली है, वो नई चीजों को कर सकता है, नई चीजें खोज सकता है, नई चीजों की और बढ़ सकता है, तो वहां पे वायु एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब इसका जो कलर है ना, वो है हरा रंग और भूरा रंग, ब्राउन रंग कह सकते हो आप। ठीक है, अब आकार की बात करी जाए तो रेक्टेंगल, जो इसका आकार होता है वो है रेक्टेंगल। पेड़ पौधे क्या देते हैं हमें? ताजी हवा देते हैं, भाव देते हैं, हवा का भाव देते हैं। हम जब पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, हल्कापन सा महसूस होता है, मन करता है वहीं बैठ जाए। तो ये एक आपको वायु तत्व कह सकते हो, एयर एलिमेंट कह सकते हो, उसके फुलफिल करता है। हमारे अंदर एक खुलापन, स्वतंत्रता, इस तरह की चीजें हमें, अगर किसी का वायु एलिमेंट, एयर एलिमेंट अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो उसके अंदर ये चीजें देखोगे आप, ये सारी चीजें उसमें मिलेगी। हरियाली हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सब हवा तत्व यानी कि एयर एलिमेंट का उदाहरण है। मौसम का बदलाव होना, मौसम जब बदलता है तो हवा में भी बदलाव होता है, एयर एलिमेंट में बदलाव होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो किसी की लाइफ में जब मौसम बदलता है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट उसके ऊपर रूल कर रहा है, या तो वो कम है या ज्यादा है या संतुलित है, तो ये चीजें उसके अंदर होगी। गति और परिवर्तन ये भी एयर एलिमेंट देता है। अगर ये संतुलित है, अच्छा है, तो आपको नए अवसर देगा, आपकी बुद्धिमत्ता, मानसिकता, ये चीजें बहुत सही होगी, सही समय पर आप निर्णय लेने में सक्षम होगे। ऐसे लोग मिलते हैं दूसरों से और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक होगी। मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट पॉजिटिव होता है। रोमांच और उत्साह से ऐसे लोग भरे होते हैं, जीवन में आनंद और ताजगी इनके अंदर देखी जाती है। अपने काम में ये कहो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मन जब खुश होता है तो डेफिनेटली काम भी बहुत अच्छा होता है। अब अगर असंतुलन हो, खराब हो, तो सेम एज इट इज इसका नेगेटिव होगा। अड़ियल हो जाएंगे, जिद्दी स्वभाव के होंगे, क्रोधी होंगे, चिड़चिड़ापन इनके अंदर होगा, सामाजिक समस्याएं जो इनके साथ होगी, कनेक्टिविटी होगी, पड़ोसियों से बातचीत नहीं करना, समाज से नहीं मिलना, इतना मिलनसार नहीं होते, बेसिकली रूखे कह सकते हो, रूखे स्वभाव के होते हैं, और इनके अवसर भी इस कारण रुक जाते हैं। जीवन में एक ठहराव आ जाता है, आगे बढ़ने में इनको कठिनाई होती है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए, अगर एयर एलिमेंट की असंतुलित है, मतलब ठीक नहीं है, तो वहां पे हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम होती है। त्वचा से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। हमारे देखो स्किन को भी क्या चाहिए? हवा चाहिए। जब हमारे स्किन पे भी अगर हवा नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी, स्किन एलर्जी से हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, यौवन से रिलेटेड फिजिकल रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आएगी। अब इसको संतुलित कैसे करें? तो खुले स्थानों में समय बिताएं, ताजी हवा ले, खुली जगहों पे जाएं, पेड़ पौधे जितना हो सके उनके पास टाइम बिताएं, ऑफिस में लगाए, घर पे लगाए, खिड़कियां और वेंटिलेशन जो आपके घर में उनको ठीक रखे, खुला रखे, ये चीज हो गया। योगा करे, प्रणाम करे, ये सारी चीजें हो जाती है। ये बेसिक है, तो इस चीज को भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब हवा के बाद आ जाती है अग्नि तत्व। अग्नि
यानी कि अगर आपके अंदर एक आकर्षण है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, तो यहाँ पे ये तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये संतुलित है तो आपके अंदर ये चीज़ें देखी जाएगी। अग्नि तत्व को अगर आपने जानना है तो कैसे जानेंगे? जिस पर्सन में बहुत अधिक आकर्षण होगा, जोश होगा, आत्मविश्वास होगा, तो कहीं न कहीं उसके अंदर अग्नि तत्व जो है वो अच्छा होगा, पॉज़िटिव होगा। गर्मी, प्रकाश, ऊर्जा ये सब में अग्नि तत्व मौजूद होते हैं। अगर रंग की बात की जाए ना तो लाल रंग, नारंगी रंग, ये अग्नि का प्रतीक है। यानी कि घर में कहीं आप लाल रंग देखोगे, कहीं नारंगी रंग देखोगे, तो कहीं न कहीं ये अग्नि तत्व को बता रहा है कि वहाँ पे अग्नि फायर एलिमेंट है बेसिकली। अब वही अगेन मैं आपको एक पीछे वाला एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि वाटर एलिमेंट की जगह अगर फायर एलिमेंट आ गया, हमने कलर भी कर दिया वाटर एलिमेंट वाली जगह, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं अग्नि तत्व शामिल हो गया है। ये सारे कलर्स से भी इफ़ेक्ट पड़ता है वास्तु में, तो कलर्स की नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। कलर्स हो गया, अब इसका जो शेप होता है ना, वो होता है ट्रायंगल। वाटर एलिमेंट वाली जगह आपने ट्रायंगल बना दिया, टाइल्स ट्रायंगल वाले लगा दिए, डिज़ाइन ट्रायंगल वाला लगा दिया, अग्नि तत्व आ गया वहाँ पे। तो वहाँ पे उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। सूर्य, बिजली, ये सब जो है ये अग्नि के अंडर आ जाती है। गर्म चीज़ें, गैस, चमक, ये सब अग्नि के अंदर आती है। गैस हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंडक्शन हो गया, अग्नि का ही एक उदाहरण है। सूर्य की रोशनी, जीवन में ऊर्जा देने वाला सबसे बड़ा जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, जो सूर्य से हमें मिलता है। हमारी सबसे बड़ी चीज़ जो अग्नि तत्व हमें देती है वो सूर्य है, लेकिन मोमबत्ती मोमबत्ती जलती हुई वो भी एक अग्नि तत्व है, वो भी एक शक्ति लेके बैठी हुई है, ठीक है ना? तो ये होता है अग्नि तत्व। अब अगर ये संतुलित है, अच्छा है, तो हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर दृढ़ता बढ़ती है, निश्चयता बढ़ती है, मान-सम्मान मिलता है। अग्नि तत्व हमें एक प्रेरणा देता है लीडर बनने की, एडवाइज़र बनने की, दूसरों को सलाह देने की। जिसका अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग होगा वही कर पाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उसका, ठीक है ना? तो ये चीज़ उसमें होती है। जीवन में उमंग होता है, जोश होता है ऐसे लोगों में, और इनके साथ धन का जो प्रवाह है, कैश ऑफ लिक्विडिटी वो भी अच्छी होती है, क्योंकि अग्नि ज़ोन जो होता है वो कहीं न कहीं कैश ऑफ लिक्विडिटी का भी ज़ोन होता है। तो ये चीज़ भी उनके अंदर अच्छा होता है। अब अगर यही चीज़ नेगेटिव हुआ, अग्नि ज़ोन आपका खराब हुआ, अग्नि तत्व खराब हुआ, डायरेक्शन खराब हुई वहाँ पे, तो बदनामी हो सकती है, वाद-विवाद के चांसेस हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है, ऊर्जा की कमी हो सकती है। कह सकते हैं कि लोग जो होते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों से दूर भागते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो बोल नहीं पाते, तो वो लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं। धन की भी तंगी होती है इनके साथ, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं है। और हेल्थ को देखा जाए, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, तनाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नींद की भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अग्नि तत्व को कैसे संतुलित करें? क्योंकि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसे नॉर्मल रेमेडी से भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश लेना शुरू करिए। सुबह की धूप में बैठना अग्नि तत्व को मजबूत करता है। घर में दीपक जलाएँ, कार्यक्षेत्र अगर आप बिज़नेस करते हैं, अपना काम करते हैं, आपकी कोई जगह है, तो वहाँ पे दीपक जलाएँ। संतुलित आहार लें, जिसमें थोड़ा तीखापन और गरम मसाला शामिल करें। योग करें, सूर्य नमस्कार अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है। लाल और नारंगी रंग के कपड़ों का यूज़ करें। तो ये हमारे अग्नि तत्व के बारे में था, जो हमारे शक्ति, समृद्धि और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है? अब अग्नि तत्व के बाद आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? अगर आप किसी की लाइफ में देखते हैं स्टेबिलिटी बनी हुई है, आत्मविश्वास है, संतुलन है, स्थिरता है, कैरियर में स्थिरता है, तो ऐसे व्यक्ति का अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व स्ट्रॉन्ग होगा। पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये हमें मजबूती देता है, संतुलन देता है, धैर्य देता है।
अगर इसको समझना हो कि कैसे देखें हम पृथ्वी तत्व को, हमारे घर में कैसे देखें पृथ्वी तत्व कहाँ-कहाँ शामिल है, तो घर में जहाँ भी पीला रंग है, वहाँ पृथ्वी तत्व का इन्वॉल्वमेंट है। वर्गाकार, वर्गाकार मीन्स स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइल्स लगा रखी है, येलो टाइल स्क्वायर है, पृथ्वी तत्व है। रेड टाइल स्क्वायर है, रेड क्या हो गया? अग्नि। अग्नि में आपने क्या डाल दिया? पृथ्वी। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया अग्नि और पृथ्वी का। अच्छा बुरा ही हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम समझेंगे कि हमारे घर में कहाँ कहाँ अग्नि पृथ्वी तत्व शामिल है। स्थिरता कैसे होगी, मजबूती कैसे होगी, धैर्य बेसिकली हमारे लाइफ में, आत्मविश्वास, ये सब अग्नि तत्व के अंदर आता है। अब अगर हम कहें कि एक पृथ्वी है जो किसी चीज को जन्म दे सकती है, बीज डालेंगे पौधा निकलेगा, तो पृथ्वी से पौधा निकलता है, कारण क्या है? पृथ्वी तत्व। रिश्तों में स्थिरता, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व इन्वॉल्व है, पृथ्वी तत्व में कहीं ना कहीं कमी होगी, अर्थ एलिमेंट में प्रॉब्लम होगी, कैरियर में सफलता नहीं मिल रही, मजबूती नहीं मिलती, स्थिरता नहीं मिलती, अर्थ एलिमेंट। तो इन सबको हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर संतुलित है, अच्छा है, तो हमें कहें तो हमें स्थिरता मिलेगी, कैरियर में स्थिरता मिलेगी, रिश्तों में स्थिरता मिलेगी, और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, धैर्य भी बढ़ेगा, और विवाह या पारिवारिक संबंधों में स्थिरता रहेगी, मानसिक स्थिति भी हमारी संतुलित रहेगी। यही अगर ये असंतुलित हो, खराब हो, तो ये सब चीजों में नेगेटिविटी आएगी, बार बार नौकरी बदलने की नौबत आ सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है, व्यक्ति खुद को कमजोर और डरा हुआ महसूस करता है, जिसके अंदर अगर आप ये देखें अर्थ एलिमेंट की कमी है, आप पर्सन को देख के भी ना ये चीज जज कर सकते हो कि उसके अंदर कौन सी चीज की कमी है, तो ये चीजें दिखेगी आपको। छोटी छोटी बातों में घबराना, चिंता हो जाना, आत्मविश्वास की कमी होना, कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट की कमी बताता है। मन बेचैन होना, ये सब अर्थ एलिमेंट में आ जाता है। अगर हेल्थ की बात करी जाए, हेल्थ में कहें तो पाचन संबंधित प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा, सुस्ती, आलस आना, ये भी हो सकता है, भारीपन, शरीर का भारीपन लगना, थका थका महसूस होना, कई लोग कहते हैं ना मेरे को आलस बहुत आता है, थका थका बहुत महसूस करता हूँ, वहां पे कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट इन्वॉल्व है, कुछ कमी है, उसे ठीक करनी जरूरी है, ठीक है। अब ठीक कैसे करें, नॉर्मल उपाय मैं बताती हूँ, जैसे कि पीले रंग का उपयोग करें, कपड़ों में, घर में, सजावट में, खाने में, इस तरह से आप यूज करो। मिट्टी से अपना रिलेशन बनाओ, क्योंकि मिट्टी क्या है? अर्थ है। नंगे पांव पार्क में जाओ, घूमो, बागबानी करो, तो इससे अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा। ये तो अभी अलग से बता रही हूँ, घर का अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को हम इस तरह से भी ठीक कर सकते हैं। अब अर्थ एलिमेंट के बाद आता है नेक्स्ट, कौन सा था? अर्थ एलिमेंट के बाद स्पेस, आकाश तत्व, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट या नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। एक सेकेंड। आकाश तत्व स्क्रीन शेयर हो रही ना आपके साथ? ठीक है। आकाश तत्व जो है बेसिकली शुद्धता का, अनंत का। आप अगर आकाश को देखें तो पूरा फैला हुआ है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो यहाँ पे इसको अगर हमें पहचान करनी है, हमारे घर में सफेद चीज, हल्की नीली, सिल्वर, ये सारी चीजें आकाश तत्व के अंडर आती है। कोई भी गोल टाइल, गोल चीजें, ये आकाश में आती है। शुद्धता, शांति, सकारात्मक अगर है तो ये आकाश तत्व को पॉजिटिव बताती है, ठीक है ना। हमारे घर में ध्वनि होती है, शंख की ध्वनि होती है, बैल की ध्वनि होती है, खुली जगहों में जो ध्वनि होती है, वो सब आकाश के अंदर आती है, स्पेस एलिमेंट।
अब मानसिक और शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए इसका तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, नए अवसरों के लिए, क्योंकि अनंत है, हमें नए अवसर चाहिए, हर चीज में नई चीजें चाहिए। तो वहां पे आकाश एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, समृद्धि देती है, समृद्धि को हमारी ओर आकर्षित करती है। और अगर ये असंतुलित हुआ तो कहीं ना कहीं अ, खालीपन सा होता है, ऐसा लगता है बंद बंद स्थान पे बैठे हुए हैं। बातचीत करने में यहाँ पे कह सकते हैं बाधा आ सकती है, ये चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमी हो सकती है, मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। कैसे इसको संतुलित करना है? क्या करना है आपने? खुले स्थान पे जाए, घर में या कार्यालय में खुली जगह एक बनाए, क्योंकि जो खुली जगह होती है वो स्पेस एलिमेंट होती है। हल्के रंगों का प्रयोग करें, सफेद, हल्का नीला, सिल्वर, इन सब का यूज करें। मंत्र का, घंटी का, इनकी ध्वनि को सुने, मेडिटेशन करें इनकी ध्वनि के साथ, तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, स्पेस एलिमेंट आपका स्ट्रांग होगा। प्राकृतिक रोशनी, हवा में टाइम बिताए, ठीक है ना। इन सब से आपका आकाश तत्व जो है वो संतुलित होगा। तो ये हमने जो समझा है अभी आकाश तत्व के बारे में, यहाँ तक आपको कैसा लगा मुझे बताइए? क्लास क्लियर हो रही है? अच्छा लगा मैम। थैंक यू। ओके, अब ये हमने आकाश तत्व और वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट के बारे में समझे। ये जो 5 एलिमेंट है इसको हम आगे और समझेंगे, नेक्स्ट आगे जब कोर्स वगैरह आप लेंगे तो उसमें और डीपली तक जाएंगे, ठीक है। बट आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी। अब हर एक परेशानी है, आजकल क्या चल रहा है, फरवरी का महीना है, फरवरी के महीना माता पिता के लिए एक परेशानी लाता है, क्योंकि बच्चों के क्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बच्चों के, बताइए? कुछ तो आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एग्जाम्स आ रहे हैं। यहाँ पे किन किन बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, किन के बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, बेसिकली आ रहे हैं, बताइए? यस मैम आ रहे हैं। अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो महावास्तु में अगर कहा जाए या वास्तु में कहा जाए तो स्टडी का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। आज मैं आपके साथ वो उपाय शेयर करूंगी, ठीक है ना। हो सकता है शायद आपको हेल्प मिल सके इससे, तो उसके लिए मैं बात करती हूँ आज। वास्तु विज्ञान के अनुसार हमारे घर में, कार्य क्षेत्र में जितनी भी दिशाएं हैं हमारे दिमाग में और ऊर्जा स्तर को वो प्रभावित करती है। ये तो आप सभी मानते हैं, जो यहाँ पे सभी मानते हैं ना। अब अगर कोई छात्र गलत दिशा में पढ़ाई करे, वैसे तो मैं कुंडली को भी मानती हूँ कि कुंडली पॉजिटिव होनी चाहिए, कुंडली स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों की स्टडी के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़े, बट कुछ इफेक्ट वास्तु का भी आता है, ठीक है ना। हम दोनों चीज को कनेक्ट करेंगे कोर्स में, बट अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ओके। यदि कोई छात्र गलत दिशा में पढ़ाई करता है तो उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, उसका ध्यान देना ये कम हो सकता है, जिससे परीक्षा में उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो सही दिशा में बैठकर पढ़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप उसे सही दिशा में बैठाएं या फिर कुछ उपाय कराएं। मैं हर जोन के बारे में बताऊंगी, 16 जोन यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले आते हैं हमारा उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो हमें अपॉर्चुनिटियों को देता है, कैरियर के अवसर को देता है। तो यहाँ पे अगर बैठा बच्चा स्टडी करता है, इस दिशा में पढ़ाई करता है, तो कैरियर में उसे क्या मिलती है, सफलता, नए अवसर मिलते हैं। मैथ्स और साइंस की रुचि यहाँ पे अगर बैठ के पढ़े तो वो बढ़ती है। यहाँ पे छात्रों को कहा जाए तो निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर यहाँ पे वो स्टडी कर रहा है तो कुछ उपाय और बताती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। स्टडी टेबल के ऊपर
मतलब स्टडी टेबल जो है उत्तर की ओर रखें और चेहरा भी उत्तर की ओर उसका होना चाहिए। दिशा में, इस दिशा में नीले या सफेद रंग का यूज कर सकते हो। धातु, मेटल की कोई वस्तु स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, जैसे तांबे का पेन हो गया या स्टील का ग्लोब हो गया, ये आप रखिए। पानी का एक ग्लास आप रख सकते हो भर के, जब बच्चा स्टडी कर रहा हो तो पानी का एक ग्लास रखिए। फिश एक्वेरियम अगर पॉसिबिलिटी है तो वो भी आप रख सकते हो इस डायरेक्शन पे। इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है ना। अब आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो होता है इम्यूनिटी का होता है। इस क्षेत्र में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको आलस और तनाव कम होता है, यहाँ पे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पे पढ़े तो अच्छा है। अगर बाय चांस कुछ नेगेटिविटी आपको लग रही है तो वहां पे हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। पानी भरा हुआ जैसे मैंने पहले बताया, पानी भरा हुआ रख सकते हो। कोई छोटा सा पौधा भी लगा सकते हो, तुलसी का पौधा अगर पॉसिबल हो तो वो भी आप लगा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सबसे शुभ दिशा है। अध्ययन के लिए ये सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। यहाँ पे आप स्टडी टेबल रख सकते हो। चेहरा उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर हो। हल्के पीले सफेद रंग के आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। भगवान गणेश जी या माँ सरस्वती की मूर्ति आप रख सकते हो। कोई पिक्चर लगा लो, वो भी रख सकते हो। क्रिस्टल बॉल यहाँ पे आप रख सकते हो मानसिक शांति के लिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पे देखिए आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डिजाइनिंग हो गया, क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट इन सब चीजों में है, तो उनके लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है ना वो बहुत ही अच्छी है। वहां पे उनको प्रोग्रेस मिल सकती है अगर वो वहां बैठ के ये चीजों का रियाज करे, प्रैक्टिस करे, तो वो अच्छा है। नए विचार, नए धारणाएं आती है उस जगह बैठ के। अगर उपाय की बात करूं तो यहाँ पे हल्के हरे रंग का उपयोग करें। प्राकृतिक पौधे लगाएं। स्टडी टेबल का जो भी आपका स्टडी टेबल है ना वो क्लीन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें। अब आता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो होता है इंटेलिजेंसी का, बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का, और सोशल नेटवर्किंग का भी, सोशल एसोसिएट का। तो यहाँ पे अगर बैठ के पढ़ता है तो आत्मविश्वास में कह सकते हो, उसके जो परफॉर्मेंस है उसमें कह सकते हो उसको बढ़ावा मिलता है। डिबेट, स्पीच, इन सब में ऐसा बच्चा भाग लेता है क्योंकि यहाँ पे उसको कम्युनिकेशन स्किल उसके स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे अगर उपाय करना है तो हल्के हरे रंग या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। स्टडी के समय सूर्य उदय के बाद इस दिशा में बैठ, सूर्य उदय के बाद यहाँ पे बैठ के स्टडी करें। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट चिंता और मानसिक तनाव का क्षेत्र है। पढ़ाई के लिए ये जगह अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पे जब बैठ के बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, तो यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर बाई चांस वो यहाँ बैठता है तो आप कुछ उपाय कर सकते हो जिसमें लाल रंग की मोमबत्ती या लाल बल्ब रखें। क्रिस्टल बॉल यहाँ पे आप लगा सकते हैं जिससे नकारात्मकता दूर हो। साउथ ईस्ट, ये ऊर्जा बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, बढ़ जाए ये क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं ये ध्यान भटका सकती है। लेकिन अगर संतुलित है, बैलेंस में है, तो विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। लेकिन जो जगह है उसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना है। उपाय के लिए आप यहाँ पे हल्के गुलाबी नारंगी रंग उपयोग ला सकते हो। हल्के गुलाबी जो होते हैं या नारंगी रंग है, इसका कपड़ा यूज कर सकते हो, टेबल पे लगा सकते हो, ये चीज कर सकते हो। तुलसी का पौधा भी यहाँ पे रख सकते हो। अधिक किताबें यहाँ पे नहीं रखनी, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में बुक्स हैं, किताबें हैं, तो यहाँ पे ज्यादा किताबें नहीं रखनी है, ठीक है। अब आता है साउथ। साउथ डायरेक्शन सफलता और पहचान का क्षेत्र है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये दिशा बहुत ही अच्छी है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बढ़ता है। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है तो लाल रंग का यूज कर सकते हो, नारंगी रंग का यूज कर सकते हो, गणेश जी की मूर्ति आप लगा सकते हो। पढ़ाई की दिशा यहाँ पे अगर कहा जाए तो चेहरा जो है वो उत्तर की ओर रखना है आपने, ठीक है ना। दक्षिण में बैठ रहे हो बट जो फेस है कोशिश यही होनी चाहिए कि उत्तर की ओर रखो। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जो है साउथ वेस्ट हमें स्थिरता देता है, आत्मविश्वास देता है। छात्रों में आत्मविश्वास को मजबूत करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है और छात्रों की ये दिशा अच्छी है साउथ वेस्ट। उपाय के लिए भूरे रंग या पीले रंग का उपयोग कर सकते हो, या फिर जो प्राकृतिक पत्थर है, क्रिस्टल है, उसका भी यूज कर सकते हो। वो टेबल पे आप रख दीजिए, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन, धन और लाभ का क्षेत्र। अब धन और लाभ जो हमें मिलता है बेसिकली अगर यहाँ पे कोई प्रतियोगिता में जाता है, परीक्षा जो होती है एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यहाँ पे सफलता मिलती है। यहाँ पे अगर उपाय करना है तो नीले रंग का उपाय कर सकते हो और धातु से बनी हुई वस्तु रख सकते हो। मतलब कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना भाग ले रहा है तो ये डायरेक्शन में बैठ सकता है, और अगर कुछ नेगेटिविटी है, बैठ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस चीज को भी आप यूज कर सकते हो। वहां पे नीले रंग का टेबल कवर चढ़ा दीजिए, धातु से बनी हुई चीज रख दीजिए, कुछ भी तो वो आप कर सकते हो। पेन रख सकते हो, धातु वाला पेन होल्डर रख सकते हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या है, मार्गदर्शन, और आपको जो क्षेत्र है, जो एक इंटरेस्ट है वहां पे वो डेवलप होता है। छात्राओं को अच्छे गुरु मिलते हैं, अच्छे मार्गदर्शक मिलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट भी बहुत अच्छा जोन है। अगर आप यहाँ पे टाइम बिताते हो तो आपको जो गाइडेंस मिलती है, जो भी शिक्षक मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, वो आपको अच्छे मिलेंगे। हल्के या सफेद या हल्के ग्रे रंग का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो, और भगवान गणेश जी की यहाँ पे मूर्ति रखो। स्टडी टेबल है तो भगवान गणेश जी की मूर्ति रखो, ठीक है ना। तो ये हमने जो पढ़ा है सारे जोन के बारे में। 11 जोन अभी मैंने कंप्लीट करे हैं। अब मैं शॉर्ट में आती हूँ। जो सबसे हमारे बेस्ट दिशाएं जो होती हैं वो है उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ये दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों को बैठाते हो पढ़ने के लिए ये अच्छा है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये आत्मविश्वास और मार्गदर्शन को बढ़ाती है, तो यहाँ पे भी अच्छा है। हमें बचना कौन सी दिशा से, जो हमें बचना है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे अगर हो सके तो हम थोड़ा सा बच के चले, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान भटकने वाली या नकारात्मक प्रभाव डालने वाली ये जगह है। तो कोशिश यही करें कि एग्जाम टाइम्स में बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिले, सही दिशा में बैठे और अच्छी ग्रोथ करें। तो ये कुछ मैंने आपको बताया है डायरेक्शन के ऊपर। बाकी डिटेलिंग आपको कोर्स के बारे में अब बता देती हूँ थोड़ा सा, कि कोर्स हमारा जो भी कंटेंट है उसमें क्या क्या रहेगा। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। जी, जो हमारा कंटेंट है वास्तु में, ये एडवांस लेवल तक का वास्तु होगा, जिसमें हम एडवांस लेवल तक करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लासेस जो शुरू होगी वो है 1 मार्च से, जिसमें सबसे पहले बेसिक में जो है इंट्रो ऑफ वास्तुशास्त्र आएगा, डायरेक्शन आएगा, 16
डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आएंगे, लॉर्ड एंड प्लैनेट ऑफ जोन, किस जोन से कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। रिलेशनशिप, जोन और उनके रिलेशनशिप जो है वो सारा कनेक्ट होगा। 5 एलिमेंट, उनका टेस्ट, सिंबल, ये सारी चीजें कनेक्ट होगी। 32 एंट्रेंस जो हमारे होते हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगी, उनका स्पेशल इफेक्ट क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन होगी जो उनके इफेक्ट होंगे, जोन के बेनिफिट्स क्या क्या है। बाकी इंटीरियर में हमारे पास आता है बेडरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम की प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, ड्राइंग रूम हर जोन में किस तरह से वो अपना इफेक्ट देता है, हर जोन में उसकी क्या नेगेटिविटी होती है, क्या पॉजिटिविटी होती है। टॉयलेट के बारे में सारी डिटेलिंग होगी, किचन के बारे में, पूजा रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, स्टोर रूम। इसके बाद आते हैं फैमिली लगे, और डाइनिंग रूम, फैमिली लॉन्च डाइनिंग रूम, और बेसिकली सारी जो इनकी डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में सही है, किसका क्या इफेक्ट है, ये सारी डीपली नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ प्रैक्टिस होगी, मेन बात ये है क्योंकि आप सबने अपने अपने घर पर ही ये काम पहले दिन से ही शुरू कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस साथ साथ कराती हूँ, ठीक है ना। इफेक्ट कैसा होगा, राइट प्लेस कैसे होगी। अब जो हमारे घर में चीजें होती है, क्योंकि रूम तो हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, बट हमारे घर में कुछ चीजें भी होती है, वॉशिंग मशीन हो गया, डस्टबिन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, क्रॉकरी हो गई, एलजी टीवी, इन्वर्टर, इन सब की प्लेसमेंट कैसे होगी, मेडिसिन कहाँ रखे, ये चीजें होती है। तो ये चीजें हम सब करेंगे। वास्तु दोष को कैसे ढूंढना है, कैसे फाइंड करना है, रेजिडेंशियल लेआउट कैसे बनेगा, और वास्तु दोष को रिमूव करना, किसी घर को तोड़े फोड़े बिना भी कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीजें होगी। करेक्ट डायरेक्शन ऑफ पेंटिंग, इन सब के बारे में नॉलेज मिलेगी। बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक, ये सब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ओवरहेड टैंक कहाँ पे होना चाहिए, राइट प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स इनकी कहाँ होनी चाहिए, स्टेयर्स कहाँ होने चाहिए, कलर के अकॉर्डिंग जोन कैसा होना चाहिए, प्लेस ऑफ इंटीरियर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, डिसाइडेड। बेसिकली ये सारी जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। राइट फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, स्लीप, सोने के समय हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, एक्यूरेट सेंटर निकालना घर का, डिग्री वाइज कैलकुलेशन कैसे करनी है, कंपास कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें होगी। और कैसे ग्रीडिंग करनी है, लेआउट कैसे बनाना है, ये सारा यहाँ पे इसमें कवर अप होगा। फिर रेमेडीज भी आती है इसमें, स्वास्थ्यिक से रिलेटेड, वॉल क्लॉक से रिलेटेड, फेसिंग ऑफ डस्टबिन से रिलेटेड, रेमेडी विद मंत्रास, यंत्रास, क्रिस्टल, ये सब चीजें आएंगी। और एक स्पेशल क्लास आपको इसकी दी जाएगी स्विच वर्ड की, जिसमें आपको स्विच वर्ड से भी आप बहुत सी चीजें अपने लाइफ में ठीक कर सकते हैं। रेमेडियल वास्तु से रिलेशनशिप कैसे ठीक करें, डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब के लिए जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, चाइल्ड के एजुकेशन में प्रॉब्लम, डिले मैरिज, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वास्तु दोष कैसे ठीक करें, परमानेंट और टेम्परेरी बोथ रेमेडी यहाँ पे दी जाएगी किचन से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू जोन। सेम एज इट इज टॉयलेट की होगी और एंट्रेंस की होगी। तो ये हमारा कनेक्टिविटी था। इसके साथ साथ आगे और भी है, यहाँ तक खत्म नहीं है, आगे और भी है जो हमारा एडवांस लेवल तक जाएगा, जिसमें हमें प्लॉट, अभी हमने सिर्फ घर की बात करी थी, अब कोई घर पूरा बना रहा है, जड़ से बना रहा है, वो क्या करे, तो प्लॉट सिलेक्शन कैसे करें, स्पेस ऑफ प्लॉट, फेसिंग ऑफ प्लॉट, वाइब्रेशन, रोड की, रोड साइड प्लॉट, कटिंग, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें होगी। प्लॉट का स्लोप कैसा होगा, ये सारे, सॉइल कैसी होगी, ये सारी डिटेलिंग में होगी। हाउस कंस्ट्रक्शन, इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग हाइट, बोरिंग, ओवर टैंक, ओवर अंडरग्राउंड टैंक, प्लांट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। अगेन 5 एलिमेंट, बाकी सारी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है 5 एलिमेंट यहाँ पे भी इंक्लूड होगा। एलिमेंट्स, क्रिएचर, जो साइकिल है, एलिमेंट साइकिल का क्रिएचर कैसा है, डिस्ट्रक्चर कैसा है, डिस्ट्रॉय कैसे करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट होगी। एक्यूरेट सेंटर निकालने का मेथड आपको बताया जाएगा। कलर थेरेपी, आपने अपने घर के जो भी वास्तु दोष है, कलर थेरेपी से कैसे दूर करें, ये सारा होगा। बार चार्ट कैसे बनता है, वास्तु जोन का जो इंटरनल ऑर्गन है उसको कैसे करें, यहाँ पे देवतास भी आते हैं, 45 देवतास, ये सारे कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। वास्तु से हेल्थ,
मेक अ वर्चुअल एंट्री। अब एंट्रेंस जब हम कर रहे हैं तो वर्चुअल एंट्री भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। वो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा घर हमने ले लिया, अब इतना महंगा घर लिया है, बार बार तो घर नहीं बदल सकते ना। एंट्रेंस अगर गलत है, गलत डिग्री पे ओपन हो रही है, तो उसके लिए हमें उसकी फिर वर्चुअल एंट्री करानी पड़ेगी, उसको ब्लॉक कराना पड़ेगा। उसकी वर्चुअल एंट्री कैसे होगी, ये सारी चीजें होगी। इफेक्ट ऑफ मरहम पॉइंट, जो मरहम पॉइंट होते हैं उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में डिटेलिंग होगी। एंटी एलिमेंट और जो भी एंटी एक्टिविटीज है उन सब के बारे में इसमें बात होगी। डेड एंड पॉइंट, एल शेप पॉइंट, टी पॉइंट, वाई पॉइंट, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। बेसमेंट वास्तु और बुटीक से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनली इसमें मैं क्लियर करूंगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत प्रोफेशनली शॉप वगैरह का हो गया, वो मैं आपको हिंट दूंगी उसके बारे में। जॉइंट फैमिली के बारे में हो गया इससे रिलेटेड, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अगेन रेमेडीज वही है, स्वास्थ्विक, मंत्र, यंत्र, स्विचवर्ड, क्रिस्टल, 3D रेमेडी। अब बूस्टर्स, रॉड, आप देखते होंगे बूस्टर्स भी हम अप्लाई करते हैं, रॉड भी अप्लाई करते हैं, ब्लॉकर भी अप्लाई करते हैं, तो ये सारी रेमेडीज इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। किचन रेमेडी हो गई, टॉयलेट रेमेडी हो गई, एंट्रेंस रेमेडी हो गई, तो ये सारा इसमें होगा। पैरामिड्स हो गया। और बेसिकली ये सारी जो रेमेडी है कैसे यूज करनी, किस तरह से करनी, सारी इसमें बताऊंगी मैं किस तरह से करता है। चाहे कट जोन है उसको कैसे इंक्रीज करना है, वीक जोन है उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, मिरर इफेक्ट को कैसे कम करना है। मिरर, क्योंकि हमारे जो मिरर है वो रिफ्लेक्शन देता है, तो कुछ जगह जहाँ पे हमने मिरर बनाया है तो उस जोन को वो मल्टीपल भी करता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होगी। बैलेंस कैसे करना है जोन को, ये सारा कवर होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो क्लास है ये 1 मार्च से स्टार्ट होगी। अल्टरनेटिव क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइमिंग 5 PM होगा। रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिलेगी, ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। ये रजिस्टर्ड है ISO से, MSME से और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो इससे रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ये 2.5 मंथ मैंने कहा हुआ है, बट हो सकता है कि 3 मंथ भी कवर हो जाए। जो प्राइस है, जो ऑफर प्राइस है, जो इसकी फीस है, एक्चुअली तो सच बताऊं तो आप भी अगर देख रहे हैं इस कोर्स को तो ज्यादा ही है, बट 7,500 मैंने नॉर्मली रखा है, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हर कोई इसको समझे, सीखे। लेकिन आज अगर वो मिड 12 नाइट 12 बजे तक, मिडनाइट तक अगर करता है तो वो 5.5 भी दे सकता है, सॉरी 6,500 भी वो दे सकता है, पे कर सकता है, और अपना सीट जो है वो रिजर्व कर सकता है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। ओके, आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। आपको अकाउंट नंबर, सारी डिटेलिंग वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन करिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं हम क्लास में। ओके मैडम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी क्लास करी है, थैंक यू।